तारीख 19 अप्रैल सन 2000। 17 साल का एक लड़का आफाक अहमद शाह एक कार लेकर श्रीनगर के बाहरी इलाकों में चला रहा था। हल्की गर्मी की वजह से वादी में बर्फ पिघलने की शुरुआत हो चुकी थी और पूरे देश में करगिल वॉर की जीत का जश्न मनाया जा रहा था कि तभी देखते देखते आफाक की कार श्रीनगर के बादामी बाग इलाके में इंडियन आर्मी के 15 कॉर्प्स हेडक्वार्टर में पहुंच गई। आफाक ने एक पल के लिए कार की स्पीड को कम किया, फिर चारों ओर देखा और उसके बाद एक्सेलरेटर को पूरा दबाकर उसने कार को आर्मी हेडक्वार्टर्स के गेट में भिड़ा दिया। अभी कोई इस एक्सीडेंट को समझ पाता कि उससे पहले ही कार के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे हेडक्वार्टर्स में अफरा तफरी मच गई। पता चलता है कि कार में बैठे लड़के के अलावा 2 सेना के जवान भी इस धमाके में शहीद हुए हैं और बहुत से लोग जख्मी हो गए, क्योंकि कार में बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि ये एक आतंकवादी हमला था। लेकिन दोस्तों, ये कोई मामूली टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि ये अटैक कश्मीर में टेररिज्म के एक नए दौर की शुरुआत थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमला कश्मीर के इतिहास में हुआ पहला फिदायीन यानी सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था और इस हमले के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसी टेररिस्ट का हाथ था जिसे सन 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के समय पैसेंजर्स के बदले इंडियन गवर्नमेंट ने जेल से रिहा कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसूद अजहर की, जिसने जेल से रिहा होते ही जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया और आगे चलकर जिस संगठन ने पार्लियामेंट अटैक के साथ उरी और पुलवामा जैसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया। और दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूद अजहर और उसके द्वारा बनाए गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद की, और हम जानेंगे कि कैसे एक टेररिस्ट जो अपने वजन के कारण जिहाद की ट्रेनिंग भी ठीक से पूरी नहीं कर पाया, कैसे वो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया और कैसे उसके द्वारा बनाई गई जैश-ए-मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में आतंकवाद की तस्वीर को बदल कर रख दिया। इसके साथ ही दोस्तों, हम जैश-ए-मोहम्मद के कुछ बड़े हमलों को भी डिटेल में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल ये ग्रुप फिर से कैसे एक्टिव हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अभी चल रहा है द बिगेस्ट ऑफर टिल डेट बाय एन अकेडमी, जिसमें आपको मिल रहा है 50% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन ऑन द एन अकेडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसके प्लस कोर्सेज ने 70+ सिलेक्शंस दिए हैं सीएसई 2023 में, और जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस और एक्सेस अनलिमिटेड बैचेस का, और साथ ही एक्सेस मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन का। और ये सब आपको मिल रहा है दोस्तों 24,999 रुपए में। तो समय मत गवाइए और अभी जाइए और ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ये ऑफर खत्म हो रहा है कल। स्टोरी ऑफ मसूद अजहर। दोस्तों, 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में अल्लाह बख्श शब्बीर के घर एक लड़का पैदा हुआ था, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद का लीडर मसूद अजहर ही था, जिसके पिता अल्लाह बख्श शब्बीर पेशे से सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। और द वर्च्यूज ऑफ जिहाद नाम की अपनी किताब में मसूद अजहर ये बताता है कि उसके पिता एक्सट्रीमली रिलीजियस थे और साथ ही वो इस्लाम के देवबंद ब्रांच की लर्निंग्स को प्रमोट करने का काम किया करते थे। दोस्तों, जिन लोगों को देवबंदी पंथ के बारे में नहीं मालूम, उन्हें ये बता दें कि ये सुन्नी इस्लाम की ही एक ब्रांच है जिसमें कुरान और शरिया के कानूनों को फॉलो करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और दोस्तों, इसीलिए पिता के देवबंदी प्रमोटर होने की वजह से उसकी लर्निंग से मसूद भी काफी हद तक प्रभावित था, इसीलिए शुरुआत से ही वो काफी रिलीजियस आइडियाज को फॉलो करने लगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक मसूद के अंदर जिहाद की आग नहीं लगी थी, मगर जैसे ही उसके पिता के दोस्त मुफ्ती सईद ने उसका एडमिशन कराची के बिनोरी मदरसा में करवाया, वो जिहाद के आइडिया के भी और करीब आ गया। और दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मदरसे पर हरकत उल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, और ये ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में चल रहे सोवियत वर्सेस अफगानिस्तान की लड़ाई में मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए और उन्हें रिक्रूट करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये वो दौर था जब सोवियत के खिलाफ इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़ने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों से कुछ बहके हुए लोग मुजाहिदीन बनने के लिए अफगानिस्तान या पाकिस्तान आ रहे थे। और इस टॉपिक को समझने के लिए आप अलकायदा पर बनी हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको हरकत, मसूद और जैश-ए-मोहम्मद के कॉन्सेप्ट में आने वाले बेसिक टर्मिनोलॉजीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा। इसीलिए दोस्तों, मसूद भी इस टेररिस्ट ग्रुप के इन्फ्लुएंस वाले उस मदरसे में पढ़ने लगा और 1989 में आलिम की डिग्री कंप्लीट करके वो उसी मदरसे में पढ़ाने लगा, और इसी मदरसे में वो मसूद अजहर से मौलाना मसूद अजहर हो गया। और दोस्तों, ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में इस्लामिक जिहाद अपने चरम पर था, और इसीलिए मदरसे से बहुत सारे लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे थे। मसूद भी यही करना चाहता था दोस्तों, और उसकी ये चाहत भी जल्द ही पूरी हुई, क्योंकि हरकत ग्रुप का एक लीडर कमांडर अख्तर एक दिन उस मदरसे में आया और वो मदरसे के प्रिंसिपल को अफगानिस्तान आने के लिए इनवाइट करने लगा। लेकिन दोस्तों, प्रिंसिपल मुफ्ती अहमदुर रहमान ने इस विजिट के लिए अपने साथ ही साथ मौलाना मसूद अजहर का नाम भी सजेस्ट किया, ताकि मसूद भी उनके साथ जाकर जिहाद कोर्स की ट्रेनिंग ले सके।
दरअसल दोस्तों, मसूद तो ये बहुत पहले से ही चाहता था कि वो जिहाद का कोर्स कर सके, लेकिन फिजिकली वीक होने की वजह से उसे चुना नहीं जाता था। लेकिन प्रिंसिपल की सजेशन के बाद वो हरकत की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गया और अफगानिस्तान चला गया। और दोस्तों, वहीं से शुरू हुई उसके एक्सट्रीमिस्ट जिहादी बनने की कहानी। हाउ डिड मसूद बिकम अ जिहादी फ्रॉम अ मौलाना। दोस्तों, अफगानिस्तान के यावर में हरकत उल मुजाहिदीन का एक ट्रेनिंग कैंप था जहां 40 दिनों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिजिकली वीक होने की वजह से अजहर 40 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में फेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसके एक बेहतरीन ओरेटर और बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर होने की वजह से वो रूस के अगेंस्ट होने वाले इस्लामिक वॉर का हिस्सा बन गया, जहाँ हरकत ने उसे डिपार्टमेंट ऑफ मोटिवेशन का हेड बना दिया। और इसमें वो मुजाहिदीनों को मोटिवेट करने के लिए सादे मुजाहिदीन और सावते कश्मीर जैसी रेडिकल इस्लामिक आइडियाज वाली मैगजीन का एडिटर बन गया। वहां काम करते हुए मसूद बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स और लीडर्स के करीब आने लगा, जिससे वो धीरे धीरे 90 के दशक के जिहादी मूवमेंट का एक उभरता हुआ चेहरा बनने लगा। और सोवियत यूनियन के साथ वॉर खत्म हो जाने के बाद मसूद पर जिहाद को और जगहों पर फैलाने की जिम्मेदारी आ गई, और इसी जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में मसूद इंडियन आर्मी के हत्थे चढ़ गया। हाउ मसूद गॉट अरेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 1993 को हरकत उल मुजाहिदीन ने एक दूसरे जिहादी ग्रुप हरकत उल जिहाद अल इस्लामिया के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का नाम रखा गया हरकत उल अंसार। दोस्तों, हरकत उल मुजाहिदीन में मसूद अजहर के बेहतरीन काम करने की वजह से उसे इस नए ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, और इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव कश्मीर में आतंकवाद को नए सिरे से शुरू करना था। और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए मसूद अजहर का पूरा ध्यान कश्मीर पर फोकस था। कश्मीर में जिहाद को नए सिरे से शुरू करने के लिए मसूद अजहर हरकत उल अंसार के बैनर तले दुनिया भर के कई देशों में जाकर फंड रेज करने लगा, और साथ ही साथ लोगों को कश्मीर के जिहाद के लिए रिक्रूट भी करने लगा। और इसी दौरान वो जाम्बिया, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, मंगोलिया और अल्बेनिया जैसे देशों में गया। लेकिन इस दौरान जिन दोनों ग्रुप्स में कश्मीर कैडर के लोग थे, उसमें फंडिंग और जिहाद को लेकर डिफरेंसेस आने लगे थे, और इसी डिफरेंस को मिटाने की जिम्मेदारी मसूद अजहर को दी गई और उसे इसी असाइनमेंट के तहत कश्मीर भेजा गया। जनवरी 1994 में मसूद अजहर नकली पासपोर्ट पर ढाका से दिल्ली पहुंचा, और वहां उसने अपनी पहचान गुजरात बॉर्न पोर्चुगीज सिटीजन बताई, जिसके बाद वो सीधा कश्मीर पहुंच गया और वहां अपना असाइनमेंट खत्म करके वो फ्री हो चुका था। असाइनमेंट खत्म होने के बाद 11 फरवरी 1994 की तारीख को मसूद अजहर अपने एक और साथी सज्जाद अफगानी के साथ कश्मीर के अनंतनाग इलाके में ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा था। और दोस्तों, ये सज्जाद अफगानी कोई और नहीं बल्कि हरकत उल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ था। ये दोनों अनंतनाग के खनाबाल चौक से गुजर ही रहे थे कि तभी जम्मू कश्मीर पुलिस की रूटीन चेकअप में इनका ऑटो सस्पेक्ट किया गया। इसके बाद जब इस ऑटो को इंडियन आर्मी पर्सनल से चेक किया तो दोनों पकड़े गए, और इसके बाद मसूद अजहर इंडियन आर्मी से डर गया और अपनी रियल आइडेंटिटी से लेकर सज्जाद अफगानी और अपने ग्रुप के बारे में सब कुछ बताने लगा। इंडियन आर्मी के लिए इन दोनों को पकड़ना एक तरह का जैकपॉट था, और मसूद अजहर ने अपने इंटरोगेशन के दौरान ये भी कहा कि मुझे पूरी जिंदगी किसी ने एक थप्पड़ नहीं मारा था, और यहाँ तक कि मेरे बाप ने मुझे एक थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन इंडियन आर्मी के जवानों ने जब उसको पकड़ा तो बिना कुछ पूछे ही एक थप्पड़ दे मारा। इस थप्पड़ ने मसूद अजहर को अंदर से हिला कर रख दिया, और अब वो सब कुछ कबूलने को तैयार हो गया था। मसूद अजहर के इंटरोगेशन की वजह से ही इंडियन आर्मी को पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बारे में बहुत सारी इंटेल मिली, जिसमें ISI के रोल से लेकर पाकिस्तान सरकार के सपोर्ट तक सारी बातें खुलकर सामने आई, जिसकी वजह से मसूद और सज्जाद अगले 5 सालों तक कोट बहलवाल जेल में रहे। 1999 में सज्जाद अफगानी ने जम्मू के जेल से भागने के लिए सुरंग खोदी, और उसने वहां से मसूद अजहर के साथ भागने का प्लान बनाया। लेकिन ये जेल ब्रेक का प्लान पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि मसूद अजहर अपने वजन की वजह से सुरंग में फिट नहीं हो पा रहा था, और दूसरी तरफ सज्जाद अफगानी इसी जेल ब्रेक के दौरान एनकाउंटर में मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अपने डर और शरीर की वजह से मसूद जिंदा बच गया, मगर सज्जाद अफगानी की मौत ने हरकत के लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट कर दिया, और इसी मोटिवेशन का असर था दोस्तों कांधार प्लेन हाईजैक, जिसे भारत का सबसे बड़ा प्लेन हाईजैक माना जाता है, और यही प्लेन हाईजैक जैश ए मोहम्मद के एस्टैब्लिश होने की सबसे बड़ी वजह बना। कंधार प्लेन हाईजैक। दोस्तों, दिन था 24 दिसंबर 1999, जब शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC 814 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम के करीब 5 बज रहे थे, और जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुई तब लोगों को समझ आया कि प्लेन में सिर्फ पैसेंजर और स्टाफ ही नहीं बल्कि टेररिस्ट भी मौजूद हैं। देखते ही देखते पूरे प्लेन को इन टेररिस्ट ने हथियार के बल पर अपने कब्जे में कर लिया और हाईजैक प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने को कहा।
अब तक भारत और थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि एक इंडियन प्लेन हाईजैक कर लिया गया है और शाम 6 बजे प्लेन अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुककर लाहौर के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान की सरकार से परमिशन लिए बगैर ही ये प्लेन रात के 8:07 पर लाहौर में लैंड हुई, मगर अगले दिन की सुबह के वक्त हाईजैक प्लेन लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो गई और वहां से उड़कर तकरीबन 8:30 बजे ये अफगानिस्तान के कंदहार में लैंड हुई। और अब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेन को हाईजैक करने वाले 5 टेररिस्ट हरकत उल मुजाहिदीन के ही मेंबर्स थे, जिसमें से एक टेररिस्ट इब्राहिम अख्तर मसूद अजहर का तो भाई ही था। 2 दिन तक प्लेन को पाकिस्तान से दुबई और दुबई से अफगानिस्तान के कंदहार लाने के बाद आखिरकार उन्होंने भारत सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, जिसमें 155 यात्रियों के बदले भारत की जेलों में बंद 3 आतंकवादियों को रिहा करने की बात की गई। और दोस्तों, इन आतंकवादियों में मौलाना मसूद अजहर के साथ ही साथ अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद भी शामिल था। और तमाम कोशिशों के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को आखिरकार 31 दिसंबर को इन तीनों आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस हाईजैक को ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम देने के लिए आईएसआई ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इसीलिए अफगानिस्तान से रिहा होने के तुरंत बाद मसूद पाकिस्तान चला गया और जहां उसने कराची में 10,000 लोगों की भीड़ के सामने ऐसा ऐलान किया कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हमें तब तक नहीं मरना है जब तक हम इंडिया को बर्बाद ना कर दें। दोस्तों, मसूद की स्पीच ने बहुत से मुजाहिदीनों को कश्मीर में जिहाद करने के लिए मोटिवेट किया और यही स्पीच कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद की नींव पड़ने की वजह बनी। फाउंडेशन ऑफ जैश ए मोहम्मद। दरअसल इन भड़काऊ भाषण और कारनामों की वजह से इस बीच हरकत उल अंसार पर बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से वापस से इस ग्रुप का नाम हरकत उल मुजाहिदीन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मसूद अजहर इस ग्रुप का हिस्सा बना नहीं रहना चाहता था, बल्कि वो अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता था जिससे वो कश्मीर में जिहाद को बड़े स्तर पर ले जा सके। उसके इस मकसद में उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की आईएसआई और अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन ने किया था। और इसके अलावा बहुत से सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने मसूद अजहर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसके नए ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मदद की थी और इसी की वजह से 31 जनवरी सन 2000 को जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। और यहाँ जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है द आर्मी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आईएसआई ने मसूद अजहर के इस नए ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए भी सपोर्ट किया था दोस्तों, क्योंकि वो कश्मीर में पहले से मौजूद लश्कर तैयबा को काउंटर करना चाहती थी, क्योंकि इस समय तक लश्कर तैयबा आईएसआई के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। और दोस्तों, इसी तरह जेल से रिहा हुए इस कैदी ने पाकिस्तान और मुजाहिदीन के सपोर्ट से जैश ए मोहम्मद को एस्टैब्लिश कर दिया, जिसके 3 महीने बाद ही बादामी बाग के टेररिस्ट अटैक से जैश ने वैली में अपने हमलों की शुरुआत कर दी। कश्मीर में जैश का ये पहला सुसाइड बॉम्बिंग हमला इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया दोस्तों, क्योंकि अब तक कश्मीर में जिहाद फैलाने वाले लश्कर तैयबा ने कभी भी सुसाइड हमलों को अंजाम नहीं दिया था और लश्कर तैयबा का ये मानना था कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। और इसीलिए जैश की सुसाइड बॉम्बिंग ने इंडियन फोर्सेस के साथ ही साथ कश्मीरी मिलिटेंट्स को भी हैरान करके रख दिया। ऐसे में आइए ये समझते हैं कि आखिर कैसे जैश ए मोहम्मद ने इंडिया में अपने टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया। द अटैक्स ऑफ जैश ए मोहम्मद इन इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जैश ने अपने पहले अटैक को अप्रैल सन 2000 में अंजाम दिया था, जिसके बाद साल 2000 के क्रिसमस के दिन भी इसी तरह का एक और अटैक देखने को मिला, जिसे 14 साल के एक ब्रिटिश मिलिटेंट ने अंजाम दिया। उसने भी एक मारुति कार में एक्सप्लोसिव्स भरकर बादामी बाग के आर्मी हेडक्वार्टर की गेट पर भिड़ा दिया। और जैश इस तरह के आतंकी हमलों को खुलेआम इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास तालिबान का भी पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद था। लेकिन आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी जो उसके साथ खड़े थे वो 9/11 के अलकायदा के हमलों के बाद से उससे अलग हो गए और ऐसे में जैश पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट भी हो गया और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगा जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच वॉर शुरू हो जाए। इस दौरान जैश ने अक्टूबर साल 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास एक बड़ा टेररिस्ट अटैक किया जिसमें 38 लोगों की जाने गई। और इस तरह के टेररिस्ट अटैक को पहली बार पाकिस्तान ने भी कंडेम किया और इसे एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा। इस घटना में कुल 38 लोग मारे गए, लेकिन जैश इस मिलिटेंट एक्टिविटी को कश्मीर से आगे दिल्ली तक ले जाना चाह रहा था, जिसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई। ये प्लानिंग इतनी बड़ी थी कि इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों ग्रुप्स को एक साथ आना पड़ा और इन दोनों ने मिलकर इंडियन पार्लियामेंट अटैक की प्लानिंग की। 13 दिसंबर 2001 में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट पर 5 आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन इस अटैक को हमारे जवानों ने एग्जीक्यूट होने से पहले ही रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इस हमले में 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स
और एक गार्डनर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी केस में अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार के ऊपर टेररिज्म को काउंटर करने का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ ने जैश ए मोहम्मद पर ही बैन लगा दिया। 2002 में इस बैन के बाद जैश ने अपना नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर लिया, लेकिन साल 2003 में इस पर भी बैन लगा दिया गया और फिर इसे रीब्रांड करके एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका नाम अल रहमत ट्रस्ट कर दिया गया, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए फंड इकट्ठा करती थी। और इसके बाद जैश ए मोहम्मद 2 गुटों में बंट गया। जैश ए मोहम्मद के 3 कमांडर अब्दुल जब्बार मौलाना, उमर फारूक और अब्दुल्ला शाह मजहर ने अपना एक नया ग्रुप बना लिया और दोस्तों इसका नाम था उमाद उल फुरकन, जबकि इसका बचा हुआ ग्रुप मसूद अजहर की लीडरशिप में ही बना रहा। अब जैश ए मोहम्मद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में अपनी आतंकी घटनाओं के लिए फेमस होने लगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के दबाव में परवेज मुशर्रफ ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और यही वजह थी कि मार्च 2002 से लेकर सितंबर 2002 तक इस ग्रुप के आतंकवादियों ने इस्लामाबाद, कराची, मुर्री, तक्षशिला और बहावलपुर जैसे शहरों में सुसाइड मिशन को अंजाम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में जैश के आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होने लगी, लेकिन सेना से नजदीकियों के कारण अजहर को सपोर्ट मिला रहा। और दोस्तों इसी सपोर्ट की वजह से साल 2004 के बाद भी मसूद अजहर और उसका ग्रुप बहावलपुर में लगातार ग्रो कर रहे थे। और साल 2009 में बहुत सी रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आई कि अजहर ने बहावलपुर में 6.5 एकड़ में मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप बना रखा है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर दर्जनों घोड़े तक मौजूद है। और अजहर के इस कैंप को पाकिस्तानी मिलिट्री का सीधा सपोर्ट था, जिसे प्रूव करने के लिए मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई कि उसके इस कॉम्प्लेक्स को जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कहा जाता था, जो पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ पर रहते हुए मसूद ने साल 2014 तक खुद को छुपाए रखा था। लेकिन दोस्तों साल 2014 में मसूद एक बार फिर से अपनी एंटी इंडिया स्पीच के लिए चर्चा में आ गया। और दरअसल साल 2014 में भारत में होने वाले चुनाव से पहले मसूद अजहर ने ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इंडिया पर कई आतंकी हमलों को अंजाम देगा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री भी बने। और बनने के बाद साल 2015 में क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान के दौरे पर भी गए, जिसके एक हफ्ते बाद ही 2 जनवरी को जैश ए मोहम्मद ने इंडिया के पठानकोट एयरबेस में हमला कर दिया, जिसमें 7 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। पठानकोट के इस हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ओपनली कश्मीर में जिहाद के लिए फंड इकट्ठा करने लगा और उसने एक बार फिर से इंडियन आर्मी को निशाना बनाया। उरी अटैक 18 सितंबर 2016 को 4 जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट्स ने LOC के करीब उरी इलाके में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया, जिसमें सारे मिलिटेंट्स को हाईली ट्रेन करके बहुत सारे हथियारों के साथ भेजा गया था। और दोस्तों इस अटैक में हमारे 19 जवान शहीद हुए, जिसे उस समय तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक करार दिया गया। लेकिन इसके बाद इंडिया चुप नहीं रहने वाला था दोस्तों, और इसीलिए इंडियन आर्मी के जवानों ने 29 सितंबर 2016 को LOC क्रॉस करके POK में घुसकर जैश ए मोहम्मद के कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिसमें बिना किसी कैजुअलिटी के इंडियन आर्मी ने 35 से 70 जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों को मार गिराया, जो जैश ए मोहम्मद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मगर दोस्तों अभी भी जैश का सबसे बड़ा हमला बाकी था, जिसने उसे 2019 में कश्मीर में ही अंजाम दिया। और दोस्तों ये हमला कोई और नहीं बल्कि वही पुलवामा अटैक था, जिसका दर्द हम अब तक भुला नहीं पाए हैं। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को CRPF के लगभग 2500 जवान 78 बसों में सवार थे और CRPF का ये काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ज्यादातर जवान वो थे जो छुट्टियों के बाद वापस से घाटी में अपनी ड्यूटीज पर लौट रहे थे। लेकिन जब काफिला जम्मू कश्मीर हाईवे पर अवंतीपुरा इलाके में पहुंचा तो लगभग 3:15 बजे 100 किलो एक्सप्लोसिव से भरी कार काफिले में शामिल एक बस से जा टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। और दोस्तों कहा जाता है कि इस धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और उस बस में बैठे 40 जवान शहीद हो गए। और दोस्तों जब हमला करने वाले शख्स की पहचान की गई तो पता चला कि ये आदिल नाम का एक लड़का था, जो पुलवामा का ही रहने वाला था और उसने कुछ समय पहले ही जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन किया था। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट इलाके में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक्स किया। और 26 फरवरी 2019 को 12 मिराज फाइटर जेट्स ने जैश के कैंप्स पर हमला किया, जिसमें जैश का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप बर्बाद हो गया और बहुत से मिलिटेंट्स के साथ ही साथ ट्रेनर्स भी मारे गए।
इस घटना के बाद जैश की कमर टूट गई और इंडिया ने भी कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाते हुए स्टेट में शांति के एक नए दौर की शुरुआत की, जिस वजह से कश्मीर में बहुत से आतंकवादियों को मार गिराया गया और सिचुएशन को नॉर्मल बना दिया गया। लेकिन बीते कुछ महीनों से एक बार फिर से कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तेज होने लगी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे जैश का ही हाथ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, और तालिबान के वापस आने के साथ ही मसूद अजहर और जैश के लोगों ने तालिबान के लीडर से कश्मीर में जिहाद को फिर से शुरू करने के लिए कई मीटिंग्स की हैं। और ऐसे में मसूद को तालिबान का सपोर्ट मिलने के बाद से कश्मीर में मौजूद उसके मिलिटेंट ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और अब घाटी में आतंकवाद जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया है। दोस्तों, इंडिया टुडे और नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी ICM द्वारा इकट्ठा किए गए जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में 42 नागरिक और सुरक्षा बलों की मौतें हुई हैं और आतंकवादियों ने 2023 के पहले दिन राजौरी के डुंगरी गांव में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में आतंकवादियों द्वारा लगाए गए IED ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं पीर पंजाल के जंगलों में महीनों तक चले आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगभग 10 से ज्यादा आर्मी पर्सनल भी शहीद हो गए हैं। और अप्रैल 2023 में जब पुंछ में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था तो इसमें और 5 सैनिक शहीद हो गए थे। और इस साल 9 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हमले के बाद से आतंकी हमले जारी हैं और अब ये हमले जम्मू के बाकी जिलों में और भी तेज हो गए हैं। राजौरी में हुए हमलों की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट ने ली थी, जबकि डोडा और कठुआ में हाल ही में हुए हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। और इन आतंकवादियों का हमला करने का तरीका देखकर सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि इन दोनों ही संगठनों का संबंध जैश ए मोहम्मद से ही है। और दोस्तों, इस बीच बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मसूद अजहर जो इतने दिनों से गायब है उसकी मौत हो गई है, लेकिन कई बार मीडिया ने इसको काउंटर भी किया है और इंडिया टुडे की एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि मसूद अजहर फिर से एक्टिव हो गया है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके से आने वाले एक सरकारी टीचर के बेटे ने जिहाद के नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर को अनस्टेबल कर दिया है। और नई मिलिट्री इंटेल से पता चलता है कि आने वाले समय में जैश ए मोहम्मद कश्मीर में अपने इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को और बढ़ाने वाला है और इसीलिए अब हमारे देश के जवानों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं और उनके पास अब कश्मीर के बाद जम्मू के इलाकों से भी आतंकवाद और खास करके जैश ए मोहम्मद की सभी लिंक्स को खत्म करने की जिम्मेदारी आ गई है। दोस्तों, हमें ये यकीन है कि हमारी सेना जल्द ही इस रीजन में भी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेगी और पूरा जम्मू कश्मीर फिर से आतंकवाद से आज़ाद हो जाएगा। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए